नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन अगर आपने वीडियो को ओपन किया है, वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। वीडियो बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। वीडियो को आप पूरा देखते हैं, मुझे खुशी होती है, क्योंकि वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा रहता है। 10 मिनट का वीडियो होता है तो आप कम से कम 7-8 मिनट तक देखते हैं। 20 मिनट का वीडियो होता है तो 12-14 मिनट तक देखते हैं, तो खुशी होती है, क्योंकि आप वीडियो पसंद करते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, एक एक खबर को सुनते हैं। 30 से 35 खबर होता है, 40 खबर होता है, जिसे आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग भगा भगा कर वीडियो देखते हैं, उन्हें केवल भटकने की आवश्यकता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो वीडियो पर इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखा करें। पहली खबर अहम फैसले नई व्यवस्था को लेकर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के कम होते प्रकोप को देखते हुए समारोह के लिए कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया है। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल यानी जगह के आधार पर मेहमानों को बुलाने की सुविधा दे दी गई है। 100 लोगों को बुलाने की वैधता समाप्त हो गई है, मगर हाल में 100 मेहमानों को ही शादी में बुलाया जा सकेगा। जैसा कि मेरे द्वारा अभी हाल ही में आपको जानकारी दी गई थी कि जैसे जैसे प्रकोप कम होंगे आपको छूट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हाल में 100 से ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, और फील्ड में चाहे जितना मन हो उतना बुलाइए। तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसके संबंध में आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अगली खबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्र सेवा होगा अनिवार्य विषय। नई शिक्षा नीति का खाका तैयार, 2023 से लागू होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके संगठक महाविद्यालयों में राष्ट्र सेवा अनिवार्य विषय होगा, और इस विषय की परीक्षा प्रत्येक छात्रों को उत्तीर्ण करनी होगी। यह जानकारी कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने मंगलवार को सभी संगठक महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ हुई बैठक में दी है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति का खाका तैयार कर लिया गया है और इसके तहत नया सिलेबस वर्ष 2023 में लागू किया जाएगा। अगली अपडेट है कि प्रवेश परीक्षाओं का दौर शुरू। बीएचयू की खबर है। बीएचयू में दाखिले की दौर मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले दिन यूजी और पीजी के 47 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में कराई गई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए देश भर में 185 और वाराणसी में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा की है। अगली खबर कर्मचारियों के आक्रोश को लेकर है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 11 सूत्रीय मांग कर्मचारियों के द्वारा सरकार के सामने रखी गई है। सरकार ने एक मांग को नामंजूर कर दिया है, जो कि है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई आज से नहीं हो रही है, लंबे समय से हो रही है, और वर्तमान सरकार से जो कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए गलती है जो सरकार सब कुछ निजीकरण के क्षेत्र में झोंक रही हो। रेलवे का निजीकरण, एयरलाइन का निजीकरण, विभागों को सम्मिलित करना या तोड़ना, कर्मचारियों के पद कम करना, जिस सरकार की मंशा हो उससे आप पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप मांग कर रहे हैं तो सही है, मांग करना जायज़ है, आप मांग कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन सरकार पूरा करेगी या नहीं करेगी, उसकी विचारधारा क्या है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कभी भी जीवन में वर्तमान सरकार, मैं पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी। आप इसको नोट कर लो, आज लिख कर रख लो। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नाराज कर्मियों ने प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी शिक्षक अधिकारी और पेंशन अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के तहत पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 से ऐलान किया। इस दिन पूरे प्रदेश में जनपदीय मोटरसाइकिल रैली ज्ञापन, 28 अक्टूबर 2021 को जिले में 1 दिवसीय धरना ज्ञापन और 30 अक्टूबर 2021 को राजधानी में विशाल प्रांतीय रैली होगी। वहीं कई मांगे पर सहमति बन गई है, यानी कि जो 11 मांगे थी उस पर, जो मुख्य मांगे थी उस पर सहमति नहीं बनी। मुख्य मांगे मैं मानता हूं पुरानी पेंशन बहाली, इस पर सहमति नहीं बनी, लेकिन 11 में से लगभग 6-7 मांगों पर सहमति बन गई है। जो बाकी है उस पर सहमति मिलना बाकी है, सहमति बनना बाकी है।
तो फिलहाल धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है, रैली का दौर शुरू हो गया है और आप मान कर चलिए कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। आज मैं आपसे बता दे रहा हूँ, वर्तमान सरकार के द्वारा कभी भी बहाल नहीं की जाएगी, इसको आप नोट कर लेना। अगली खबर मिड डे मील को लेकर है। मिड डे मील को लेकर शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। मुश्किल 5 रुपये में खाना खिलाएं या बहाना बनाएं, मिड डे मील बना बेसिक स्कूलों के शिक्षकों का सिरदर्द। महंगाई आसमान पर पहुंची मगर कन्वर्जन कास्ट में कोई वृद्धि नहीं। आपको मालूम होगा कि लगातार सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, तो आखिरकार शिक्षकों के द्वारा मिड डे मील की व्यवस्था कैसे की जाए। जिस रेट में पहले राशन मिलता था, जिस रेट में चावल मिलता था, जिस रेट में दाल मिलता था, वह रेट अब नहीं रह गया है, उसमें काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। लेकिन जो मिड डे मील की व्यवस्था है, जो उसका मानक है और जो बजट है, उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। यानी कि अगर 5 रुपये का खाना पहले आपको दिया जाता था तो 5 रुपये का अब भी देना पड़ेगा। लेकिन महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, यह संभव नहीं है, तो शिक्षकों का यह सिरदर्द बन गया है। शिक्षकों ने मांग की है, या तो आप मिड डे मील का मूल्य बढ़ाएं, राशन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करें, अतिरिक्त पैसा दें, नहीं तो मिड डे मील को ही बंद कर देना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, कोई अपने पास से मिड डे मील नहीं बनवा पाएगा। या तो कर्मचारी 40-50 हज़ार रुपये जो पाते हैं वे मिड डे मील में लगा दें, तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर कन्वर्जन कास्ट में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तो बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा। तो सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वे दावे फेल होते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, या तो नमक चावल दे दिया जाए, या तो पानी वाला सब्जी दे दिया जाए। सरकार यही चाहती है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ाती जा रही है और जो है कन्वर्जन कास्ट में कोई वृद्धि नहीं कर रही है। तो सरकार इसके बारे में सोचे, निर्णय ले, तभी बच्चों को शुद्ध भोजन और पौष्टिक आहार मिल सकता है। अगली खबर की 1 अक्टूबर 2021 से कटेगा 5,000 रुपये का चालान। 30 सितंबर 2021 से व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने की अंतिम समय सीमा। 1 अक्टूबर 2021 से जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगे होंगे, उनका 5,000 रुपये का चालान काट दिया जाएगा। व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर 2021 निर्धारित की गई है, जिसमें महज 2 दिन ही शेष रह गए हैं। लेकिन उदासीनता का आलम इतना है कि अभी तक सिर्फ 18,500 व्यावसायिक वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सके हैं, जबकि जिले में लगभग 57,959 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। खबर गोरखपुर की है। जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, यह महंगी पड़ सकती है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो 1 अक्टूबर 2021 से आपको 5,000 रुपये का चालान देना पड़ सकता है। अगली खबर डीएलएड प्रशिक्षण 2021 को लेकर है। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रथम चरण में डाइट के 182 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 सितंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक होगी। आपको बता दें, निजी डीएलएड कॉलेजों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डाइट से क्रॉस चेकिंग की जाएगी। अगली खबर के शिक्षकों को दिए जाएं लैपटॉप और टैबलेट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह चौहान ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि विभाग की ओर से अब तक शिक्षकों को टैबलेट एवं लैपटॉप वितरित नहीं किए गए हैं, जिससे शिक्षकों को इंटरनेट से संबंधित कामकाज करने में दिक्कत आ रही है। जल्द से जल्द टैबलेट वितरित किया जाए, लैपटॉप वितरित किया जाए। अगली खबर संस्कृत विश्वविद्यालय की है। संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 नवंबर 2021 को होगी शोध प्रवेश परीक्षा, जिसके संबंध में अधिकारी नोटिस के माध्यम से परीक्षार्थियों को अवगत करा दिया गया है। अगली अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। शिक्षकों के 596 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 170 पद, प्रोफेसर के 70 पदों पर भर्ती होनी है, जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगली खबर यूपीपीएससी की है। यूपीपीएससी ने मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के तहत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 2 पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के 30 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। इनमें 13 पद अनारक्षित, 8 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के, 6 पद अनुसूचित जांच के एवं 3 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आयोग ने 25 पदों पर ही अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया है। यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम भी दिए गए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगली अपडेट है कि 100 चीनी सैनिक आए पुल तोड़कर चले गए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड की खबर है। अब उत्तराखंड सीमा पर नो मैंस लैंड में घुसपैठ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 100 सैनिकों ने उत्तराखंड के चमोली जिले के
बाड़ा होती इलाके में करीब 5 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की है। पिछले महीने हुई इस घटना में चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में बने एक पुल और कुछ अन्य आधारभूत ढांचे को नष्ट कर दिया है। ये सैनिक घोड़े पर सवार होकर तुनजुन ला पास से बाड़ा होती आए, करीब 3 घंटे तक रहे और वापस चले गए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसा कि सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि चीनी सैनिक भारत में घुस नहीं पाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, मोदी जी कहते हैं ना कि चीनी सैनिक भारत में घुस नहीं रहे, यहाँ पर नष्ट करके चले गए और भारत सरकार बैठी हुई है। भारत सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यह खबर झूठी नहीं है, देहरादून की खबर है, एनबीटी की खबर है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 100 चीनी सैनिक आए, पुल तोड़कर चले गए, अब उत्तराखंड सीमा पर नो मैंस लैंड में घुसपैठ। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि सरकार के दावे में कितना दम है, सरकार जो कहती है उसमें कितनी सच्चाई होती है। अगली अपडेट है कि स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 21 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगी। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा कट ऑफ 1 अक्टूबर 2021 को जारी किया जाएगा, लेकिन छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में स्नातक कोर्सेज में दाखिले के लिए कट ऑफ का शेड्यूल जारी होने के बाद कॉलेजों ने बैठक शुरू कर दी है। 1 अक्टूबर 2021 को जारी होने वाली कट ऑफ वैसे तो सभी कोर्सेज में हाई रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा झटका बीए प्रोग्राम व ऑनर्स विषयों में लगेगा। ऑनर्स विषयों की कट ऑफ 1 से 3% और बीए प्रोग्राम की कट ऑफ 5% बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले जिन कॉलेजों में साइंस की कट ऑफ 93% तक थी, इस बार वह 95 से लेकर 98% तक रहेगी। तो इससे जितने भी छात्र हैं जिनके मार्क कम हैं, परसेंटेज कम हैं, उन्हें झटका लगने की संभावना है। अगली खबर है कि 2500 रेल कर्मियों की नौकरी पर संकट क्यों, इसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बताया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 2566 रेल कर्मियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बोर्ड के फरमान पर रेलवे प्रशासन ने 30 वर्ष नौकरी व 55 साल की आयु पूरी कर चुके रेल कर्मियों की छटनी जबरन सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट APAR और कार्य व्यवहार की समीक्षा के बाद ही सेवानिवृत्ति दी जाएगी। जिस प्रकार से IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर किया गया था, उसी प्रकार से रेल कर्मियों को भी जबरन रिटायर किया जाएगा। सरकार की मंशा क्या है आप लोग समझ सकते हैं। अगली अपडेट है कि अंतिम राउंड के लिए डाइट में खाली बची 912 सीटें। आपको बता दें, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED 2021 में प्रशिक्षण के लिए संस्थान आवंटन के 2 राउंड के बाद डाइट में सिर्फ 912 सीटें खाली हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से 2 राउंड में प्रदेश की सभी डाइट संस्थानों में स्वीकृत 10,600 सीटों की तुलना में 9,688 सीटें अभ्यर्थियों को आवंटित की गई हैं। दूसरे राउंड तक कुल 32,035 अभ्यर्थियों ने संस्थान के विकल्प भरे। इसमें से 28,384 अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित किए गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव SK उपाध्याय के मुताबिक पहले राउंड में 7,944 और दूसरे राउंड में 1,744 अभ्यर्थियों को डाइट संस्थान आवंटित किए गए हैं। दूसरे राउंड तक 31,671 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किए गए, जबकि 1 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटन के लिए दूसरे राउंड में अवसर दिया गया था। इन सभी को संबंधित संस्थान में अभिलेख सत्यापन के बाद प्रवेश दिया जाएगा। तीसरे चक्र में संस्थान आवंटन के लिए सभी 2,40,291 अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है। अगली अपडेट है सब इंस्पेक्टर पेपर 2 के लिए 5,572 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CAPFS परीक्षा 2020 के तहत शारीरिक दक्षता इम्तिहान का परिणाम घोषित कर दिया है। मंगलवार को घोषित किए गए परिणाम में 5,572 अभ्यर्थी पेपर 2 की परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। इसमें 478 महिला अभ्यर्थियों की सफलता मिली है। अगली खबर की परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर पर्चे वायरल। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात DLED चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान मंगलवार को 3 विषयों के पर्चे केंद्र में वितरित किए जाने से पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गए। पेपर खत्म होने के बाद मिलान पर वही सवाल हूबहू पर्चे में मिले जो व्हाट्सएप पर वायरल पर्चे में थे। ऐसे में सूचना पर सवाल खड़ा हो गया। जिले के अधिकारियों का इतना भर कहना है कि जांच की जा रही है। जांच में अगर पाया गया कि पेपर आउट हुआ है तो पुनः परीक्षा कराई जाएगी। अगली अपडेट है कि लोकसभा की 3 और विधानसभा की 30 सीटों पर 30 अक्टूबर 2021 को होगा उपचुनाव। आपको बता दें कई राज्य इसमें शामिल हैं और कई राज्यों की इसमें बात की गई है।
आपको बता दूं कि उनमें दादर एवं नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी, मध्य प्रदेश की खंगड़वा सीट शामिल है। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों से चुने गए सांसदों का निधन हो जाने के कारण उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि किसान आंदोलन का इस पर कितना असर होता है, क्योंकि हरियाणा में भी उपचुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, जहां पर किसान हैं। तो किसानों का कितना वर्चस्व है, क्या सरकार को इसके संबंध में चेताने का प्रयास किया जाएगा? क्या चुनाव में बीजेपी को झटका मिलने वाला है, या तो समय बताएगा। फिलहाल किसान आंदोलन के बाद यह पहला उपचुनाव है जिसमें सरकार को झटका मिल सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर की फिर बढ़ने लगा पेट्रोल का दाम। कल ही मेरे द्वारा इसके संबंध में आपको जानकारी दी गई थी कि और महंगा होने वाला है पेट्रोल। अगर 102 रुपये दाम है तो 105 होने वाला है, 100 है तो 102 होने वाला है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं, जो कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था वही बातें सही साबित होती नज़र आ रही हैं। $80 प्रति बैरल के करीब पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल, जिसके कारण महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है सरकार से, जब $80 प्रति बैरल के करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम नहीं पहुंचा था, तब क्यों दाम बढ़ाया जा रहा था? सरकार इस पर जवाब दे, क्योंकि सरकार जब तक जवाब नहीं देगी तब तक सही रूप से किसी को जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पर बताया गया कुछ हिस्सों में पेट्रोल 109 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गया है और 95 पैसे प्रति लीटर पर वृद्धि की गई, यानी कि करीब 1 रुपये की वृद्धि हुई है। पहले 25 पैसे होता था, अब सीधे 95 पैसे वृद्धि कर दिया गया है। 109 रुपये लीटर पेट्रोल का दाम हो गया। बताइए, 150 न पहुँच जाए तो ताजुब नहीं। अगली खबर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय फिर बढ़ेगा। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर है, उनका मानदेय एक बार फिर बढ़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में ऐलान किया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के लिए। अगली अपडेट है कि अगले वर्ष जून के बाद ही 5G सेवा संभव, जिसके संबंध में पूरी जानकारी ट्राई के द्वारा दी गई है। अगली अपडेट है कि लिखित परीक्षा से सहकारी समिति कर्मियों की भर्ती होगी। भ्रष्टाचार के कई खेल सामने उजागर हुए थे, आपको मालूम होगा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की 7,479 सहकारी समितियों में जुगाड़ से अब भर्ती नहीं हो पाएगी। सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारिता समिति फैक्स में नियुक्ति लिखित परीक्षा से होगी। कर्मियों की रिक्त पदों पर चयन के लिए नियमावली, मार्गदर्शी सिद्धांत व पाठ्यक्रम तय हो चुका है। इसके तहत 2 घंटे की परीक्षा में 120 वैकल्पिक सवाल पूछे जाएंगे। इम्तिहान में माइनस मार्किंग भी होगा। साक्षात्कार नहीं होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। शासन ने वर्ष 2020 में इस कर्मचारी सेवा नियमावली तैयार की थी, जिसमें सहकारी समिति की कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। इसके अलावा समितियों के सचिवों के साथ प्रभारी सचिव, अंकित विक्रेता, चौकीदार व अन्य सहयोगियों को मिल रहा है। तो अब जो भी भर्तियाँ होंगी वह केवल परीक्षा के आधार पर हों। अगली खबर की सफलता का स्तर गिरने से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी चिंतित। हिंदी माध्यम के लिए सफलता का मानक तय करने की मांग। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग ने बीते दिनों सिविल सेवा परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित किया। प्रतियोगियों का आरोप है कि उक्त भर्ती में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को अपेक्षा से कम सफलता मिली। कुछ ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस भर्ती में बताई जाती है। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा नए पैटर्न पर कराई थी। पेपर का स्वरूप बदला गया। पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव हुई। रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, कृषि अभियंत्रण, अरबी, फारसी जैसे विषय पीसीएस की परीक्षा से बाहर कर दिए गए। इसके बाद से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की सफलता प्रतिशत कम होने लगा। सवाल है, ऐसा क्यों किया गया? सरकार इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें एक मानक तय किया जाए। हिंदी माध्यम के लिए सफलता का मानक तय करने की मांग की गई। एक मानक तय किया जाए जिससे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी चयनित हो सकें और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को पढ़ने में रुचि मिले। एक और महत्वपूर्ण खबर है, नहीं मिला सफल अभ्यर्थियों का ब्यौरा। अवनीश पांडे का कहना है कि फरवरी 2021 में उन्होंने यूपीपीएससी व संघ लोक सेवा आयोग में आरटीआई दाखिल करके वर्ष 2018-19 में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में परीक्षा देने वाले सफल अभ्यर्थियों की संख्या पूछी थी, लेकिन दोनों स्थानों पर जवाब उन्हें शून्य मिला, यानी कि संस्थानों से जवाब नहीं दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग का जवाब था कि आपकी आरटीआई के संबंधित तथ्य सदन के पटल पर रखा जाना है। जब तक सदन की पटल पर नहीं रख दिया जाता
जवाब देना संभव नहीं है। अगली खबर की यूपी के कॉलेजों में चतुश्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग पर होगी या परमानेंट होगी, कब तक होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग की अनुमति, मैं आपसे बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में चतुश्रेणी के कर्मियों की पोस्टों को समाप्त करने और ये पोस्टिंग आउटसोर्स के माध्यम से भरने के सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा है कि आउटसोर्सिंग से भर्ती करना असंवैधानिक नहीं। तो अब जो भी भर्तियां होंगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगी, आप कभी भी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। अगली अपडेट डीएलएड 2017 के प्रशिक्षुओं को लेकर है। डीएलएड 2017 के प्रशिक्षुओं को जल्द मिलेगा प्रमाण पत्र, जिसके संबंध में कल ही नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस को अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया गया है। अगली अपडेट है कि वाणिज्य कर विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती अटकी। मुख्यालय के प्रस्ताव को सरकार से नहीं मिली मंजूरी। आपको बता दें, वाणिज्य कर विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों के पदों पर भर्ती को लेकर मुख्यालय स्तर से की गई पहल पर सरकार ने फिलहाल विराम लगा दिया है। मुख्यालय से कंप्यूटर ऑपरेटरों के 225 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव करीब 6 महीने पहले भेजा गया था, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को लौटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कुछ विभागों की अड़ंगेबाजी से सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। विभाग में वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती नहीं हुई है। इस बीच कई कंप्यूटर ऑपरेटर सेवानिवृत्त हो गए व कई का निधन हो गया है। तो अब देखिए भर्ती कब होती है, समय बताएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के करीब 430 पद हैं, जिसमें से करीब 225 पद रिक्त हैं। तब अभी आपको जो है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के लिए अध्याचन भेजने की मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन अब कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती नहीं हो पाएगी। जब शासन ने मंजूरी नहीं दी तो भर्ती कैसे होगी। अब यह भर्ती 2022 में ही आ सकती है, उम्मीद यही लगाई जा रही है, क्योंकि इस सरकार के द्वारा इन पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। अगली अपडेट है कि हर आंगनबाड़ी का होगा अपना भवन, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने बांटे स्मार्टफोन, मुख्यमंत्री ने मानदेय बढ़ाने का भी दिया संकेत। अगली अपडेट एपीएस भर्ती के विवाद को लेकर है। एपीएस भर्ती के विवाद में फंसेगा नया विज्ञापन। आपको बता दें, अपर निजी सचिव भर्ती के विवाद में नया विज्ञापन फंसने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस बीच एपीएस भर्ती 2010 और एपीएस भर्ती 2013 को लेकर विवाद हो गया है। ऐसे में अगर शासन ने पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी दे भी दी तो अन्य विवादों के कारण आयोग के लिए नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर पाना मुश्किल होगा। वहीं अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यह भर्ती अब नवंबर के पहले नहीं आने वाली है। अगर आपको एपीएस भर्ती चाहिए, थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा शांतिपूर्वक, और ज्ञापन देना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर यह भर्ती नहीं आने वाली है। नवंबर तक यह भर्ती लटकने वाली है, नवंबर दिसंबर जा सकती है। तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट के बिना भर्ती अब आने वाली नहीं है, क्योंकि कई अड़ंगाएँ सामने आ गए हैं। अगली अपडेट है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि यूपी टीईटी कब तक माने। मैं आपसे बता दूं, 2011 का मैटर है और 2011 के मैटर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय तक के लिए मान्य है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार और एनसीटीई को इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बस्ती के सुशील कुमार आज़ाद की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। याचिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और ऋषि श्रीवास्तव का कहना था कि एनसीटीई ने 9 जून 2021 के पत्र से सभी राज्यों को टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित नियमों को तय करने का अधिकार दिया है। यह बताया गया कि प्रमाण पत्र की मान्यता अधिकतम 7 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। अधिवक्ता का कहना था कि 16 जून 2021 को जारी शासनादेश में कहा गया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रमाण पत्र की वैधता अभ्यर्थी के पूरे जीवन के लिए मान्य होगा। याची ने 2011 में टीईटी उत्तीर्ण किया है, इसलिए उक्त शासनादेश के आलोक में प्रमाण पत्र को मान्य किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को 18 अक्टूबर 2021 तक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो निर्देश मिला है वह 18/2021 तक मिला है। 18/2021 को देखना होगा कि कोर्ट में सरकार के द्वारा क्या हलफनामा दिया जाता है। जो हलफनामा होगा उसी पर आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल 2011 का क्या होगा, इसके संबंध में निर्णय 18 अक्टूबर के बाद ही हो पाएगा।
अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। एक महत्वपूर्ण खबर UP-SSC की है। UP-SSC के द्वारा वीडियो भर्ती परीक्षा का आयोजन कब कराया जाएगा। आपको मालूम होगा कि UP-SSC की वीडियो भर्ती कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि चयनित अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं और आयोग के द्वारा धांधली के आरोप में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा मार्च माह में कराने की तैयारी चल रही है, जैसा कि आयोग के कैलेंडर में बताया गया है। मेरे द्वारा आपको बताया गया कि मार्च में परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा अप्रैल से लेकर जून माह तक होगी। सवाल है कि वीडियो भर्ती को लेकर कोर्ट में सुनवाई कब होगी। तो 18 अक्टूबर 2021 की डेट लगी हुई है। 18 अक्टूबर 2021 को वीडियो भर्ती 2018 को लेकर सुनवाई होगी। फैसला किसके पक्ष में आएगा, इसकी भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है, अगर आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षा जिस आधार पर रद्द किया गया है, अगर उस साक्ष्य को कोर्ट में पेश कर दिया गया तो चयनित अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि धांधली के पक्ष में कोर्ट कभी भी फैसला नहीं देता है। आज तक का रिकॉर्ड है। अगर धांधली हुई है, आयोग ने कोर्ट को साक्ष्य दे दिया, तो आप मान कर चलिए कि चयनित अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलेगी और परीक्षा अप्रैल से लेकर जून माह के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी, जो मुझे जानकारी है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।